देखिए, नरेंद्र मोदी हों, अरविंद केजरीवाल हों, या जो भी सफल लोग हैं, या महात्मा गांधी हो मान लीजिए, अगर कोई मुझसे पूछे कि ये लोग सफल क्यों हुए इतना ज्यादा, ईमानदारी से बताइए। महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल और प्रसिद्ध नेता ममता बनर्जी मान लीजिए, अगर इन सबको हम कैट के टेस्ट में बिठाएं, मैनेजमेंट का जो होता है ना, कैट सुना होगा आपने, क्या गारंटी है कि इनका स्कोर बहुत ऊंचा आएगा? शायद ना आए। अरविंद केजरीवाल क्योंकि इंजीनियर हैं, शायद थोड़ा सा ऊंचा आ जाए क्योंकि उनके बैकग्राउंड वो है, लेकिन बहुत सारे नेता हैं जो ऐसा नहीं लेके आएंगे। महेंद्र सिंह धोनी का शायद नहीं आएगा, मेसी का नहीं आएगा, शायद लायनल मेसी का नहीं आएगा, पर ये लोग सफल तो है ना बहुत ज्यादा। इन व्यक्तियों की सफलता का सबसे बड़ा कारण मुख्य रूप से महात्मा गांधी हैं, मोदी जी हैं, केजरीवाल जी हैं, ये सब जो हैं, उनके अंदर ये क्षमता बहुत ज्यादा है कि वो समाज के इमोशंस को समझना, उसको अपने हिसाब से रेगुलेट कर पाना, इस क्षमता से भरे हुए लोग हैं। उन्हें पता है कि मंच पर क्या बोलने से पूरी भीड़ उनके पक्ष में खड़ी हो जाएगी, क्या पहनूं, किसी इलाके में जाके वैसी वेशभूषा पहन लेना, ये ऐसे नहीं होता है। ये महसूस करवाना कि हम और आप एक ही हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप भारत में आके नमस्ते सबको बोल रहे थे। क्यों बोल रहे थे नमस्ते? विवेकानंद का नाम उनसे नहीं बोला गया, लेकिन कोशिश की, भरपूर कोशिश की बोलने की। क्यों कर रहे थे सब? ताकि यहां के लोगों को लगे कि ये आदमी हमसे जुड़ा हुआ है, ये कनेक्ट है। क्यों व्हाइट हाउस में दिवाली मना रहे हैं आजकल? ताकि वो कनेक्ट महसूस हो। और अब डीएम बनने के बाद, और ये लोग पीएम सीएम बनने के बाद, एक आदमी 140 करोड़ से कैसे कनेक्ट करेगा? तो प्रतीक गढ़ने पड़ते हैं, सिंबल्स गढ़ने पड़ते हैं, और उन सिंबल्स के माध्यम से वो सबके साथ कनेक्शन जोड़ता है। महात्मा गांधी को क्या जरूरत थी ये कहने की कि मैं शरीर के ऊपरी हिस्से पर वस्त्र नहीं पहनूंगा? आपने उनकी जितनी तस्वीरें देखी होंगी, केवल धोती में देखा होगा। क्यों? क्योंकि जिस देश में लगभग सब लोग गरीब हों, उस देश की जनता को ये कैसे समझाए, एक ऐसा लड़का जो इंग्लैंड से वकालत पढ़ के आया हो, वो कैसे समझाए कि मैं आप में से एक हूं? और उसने कहा कि मैं कपड़े उतने ही पहनूंगा जितने इस देश का आम आदमी पहन सकता है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का चरम उदाहरण है। नमक का सत्याग्रह क्यों किया? मिर्च का क्यों नहीं किया? खरबूजे का क्यों नहीं किया? या केसर का क्यों नहीं किया? क्योंकि नमक वो चीज है जो हर इंसान को चाहिए, सबसे बेसिक नीड है, और जो नमक पे बात कर सकता है उससे हर व्यक्ति कनेक्ट करेगा। और जो कहे कि मैं ब्रोकली आंदोलन करूंगा, ब्रोकली मूवमेंट करूंगा, उससे कुछ अमीर रईस लोग, सुपर मध्य वर्ग के लोग शायद कनेक्ट कर पाए। बाकी सोचेंगे ये होता क्या है भाई? मैलांचल उपन्यास में जब स्वाधीनता आंदोलन पढ़ते हैं, बहुत मजेदार सीन चलता है। तो वहां चल रहा है गांधी जी जिंदाबाद, और गांव के लोग समझ नहीं पा रहे जिंदाबाद क्या होता है। एक बोल रहे जिंदा बाघ है, बाघ, जिंदा बाघ, नेहरू जी जिंदा बाघ हैं, गांधी जी जिंदा बाघ हैं, जिंदा बाघ हैं। अब आपके मुहावरे गांव में कैसे पहुंच रहे हैं? आप जिंदाबाद कर रहे हैं, वहां जिंदाबाद समझ रहे हैं। आजादी मिल गई, लोग कह रहे हैं स्वराज मिल गया, स्वराज का फल मिल गया, आजादी का फल मिल गया। अब गांव के लोग क्या बोल रहे हैं? ये कब काटेंगे फल? मीठा होता है। तो एक महान नेता वो है जो उस भाषा में बात कर सके जो एकदम आम आदमी समझता हो, उसके मुद्दे समझता हो। और अब जब डीएम बनेंगे, अगर चाहते हैं कि डीएम के तौर पे लोग आपको याद रखें, 100 साल बाद भी कहानियां चले कि बेटा आज से 100 साल पहले एक डीएम साहिब आई थी, यहाँ डीएम साहब आए थे, ये नाम था उनका। तो उसके लिए जरूरी है कि आप इन चीजों पर गौर करें और अपने इमोशंस को भी विशेष रूप से किसी के दबाव में ना आए बिना मैनेज करें। मुझसे कोई पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो मैं एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं जिसका नाम है पीक्यू। ये आपके लिए शायद नई चीज होगी। सुना है पीक्यू क्या होता है? नहीं सुना? तो पी से बनते हैं 3 शब्द। एक शब्द बनता है परसिस्टेंस, और ये आमतौर पर इसी रूप में चलता भी है, परसिस्टेंस कोशिएंट।
लेकिन परसिस्टेंस की जो बड़ी बहन है या जो बड़ा भाई है, वो यूपीएससी के पाठ्यक्रम में भी है। उसको बोलते हैं परजीवियरेंस। परजीवियरेंस। और इन दोनों की सबसे छोटी बहन, जो काफी छोटी है लेकिन वो भी उस घर का हिस्सा है, वो भी पी से है, उसको बोलते हैं पेशेंस। वैसे ये चीजें इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा बनती हैं, पर एक विशेष फोकस इस पर देने की जरूरत है। विशेष रूप से अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कोई छोटा मोटा एग्जाम होता ना तो शायद बहुत दिक्कत ना होती, पर आपने जो युद्ध चुना है वो युद्ध बड़ा युद्ध है। अगर युद्ध पड़ोस की गली के किसी से होता तो बात अलग थी। ये सिकंदर का भारत में आने जैसा युद्ध है। सिकंदर के हारने की या भारत से लौटने की असली वजह क्या है, बड़ी डिबेट्स हैं। मेरे ख्याल से उसकी बड़ी वजह है कि उसकी सेना परजीवियरेंस खो चुकी थी अपना, और सेना अगर परजीवियरेंस खो चुकी है तो अब युद्ध लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते। सबसे बड़ा संकट ये होता है। इसका मतलब क्या होता है? परसिस्टेंस का बेसिक मतलब होता है कि लगातार निरंतर प्रयास करते रहना। ये जो निरंतरता वाला तत्व है, अब मैं एक दो मनोविज्ञान की बातें बताता हूं, आप लोग ऐसा फील करते होंगे। जैसे आप लोग देखो, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो घर से आए हैं इसलिए कि उनके पेरेंट्स ने लात मार के भेजा है कि चौधरी का बेटा आईएएस बन गया, तू नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, जा आईएएस बन गया। आप में से 2 4 5 ऐसे होंगे, हाथ खड़ा करें या ना करें, लेकिन मैं भावना समझ सकता हूं आप लोगों की। फिर भी बताओ कौन कौन है जो ऐसे भेजा गया है? मतलब थप्पड़ मार के नहीं, लेकिन डांट के ही बेशक। देखो वो कह रही है कि ये भेजा गया, हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। 4 5 बच्चे ऐसे इशारा कर रहे हैं, यही है, यही है, यही है वो बच्चा, ऐसे भेजा गया। हाँ कह रहे, हाँ सर ऐसे भेजा गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ऐसे बच्चों के लिए मोटिवेशन बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। हो सकता है कि आपको 2 4 महीने पढ़ते पढ़ते लगे यार यार बड़ी मजेदार पढ़ाई है, और मजा ही आने लग जाए। ऐसा भी होता है कभी कभी। हिंदी फिल्मों में क्या होता है, शादी जबरदस्ती हो गई, विरोध है, धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है, पर फिर वो वैसी वाली जो फिल्में होती है ना, जो बहुत धार्मिक भाव से बनाई जाती हैं कि कैसे अपरिचित लोग मिलके फिर ठीक हो जाते हैं, उस थीम से। आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आईएएस की तैयारी करने नहीं आए हैं, आईएएस की तैयारी के बहाने से दिल्ली आए हैं। क्योंकि छोटे शहर और गांव में स्कोप कम रहता है, दिल्ली में स्कोप ज्यादा है। अच्छा, जितना है उससे ज्यादा का शोर है। जैसे भारत के लोगों को लगता है कि यूरोप में तो कुछ है ही नहीं दिक्कत, जाओ और कोई दिक्कत ही नहीं है वहां। तो ऐसा नहीं है, वहां भी समाज है, और वो भी समाज वैसे ही काम करते हैं जैसे हर समाज काम करता है। कई लोगों के मन में धारणा होती है अमेरिका में तो एकदम खुला खेल फरूखाबादी है, जाओ वहां लोग तैयार वेट कर रहे होते, कोई प्रेम करने के लिए आएगा हमसे। ऐसी धारणा लोगों के मन में है। एक भरा पूरा समाज है उनका, ये मंडी नहीं है, मजाक नहीं है। ऐसे दिल्ली को लेके ऐसी गफलत लोगों के मन में, दिल्ली और बॉम्बे को लेके कि बॉम्बे में तो अरे जन्नत है जन्नत, दिल्ली भी छोटा जन्नत तो है ही। तो कई लोग इस चक्कर में आते हैं कि यार, और पेरेंट्स को कैसे समझाएं, तो सीरियस 4 दिन किताब पढ़ के बोलते पापा सोच रहा हूं कि आईएएस बन जाता हूं। अच्छा, पापा को लगता है हमारे 7 पुश्तों से सपना चला रहा है ये वाला। फाइनली किसी बच्चे ने अपनी ओर से बात कही है, तो मैं जान लगा दूंगा अपने बच्चे के लिए, लेकिन बेटा चिंता ना कर, तू जा जल्दी, मैं देखता हूं। और बच्चा अपने ही मन में आंख मारता है कि बहला दिया, और फिर तुरंत दोस्त को मैसेज करते हैं कि मैंने तो सेट कर लिया, तू भी सेट कर ले पापा को, फिर अपन चलेंगे दिल्ली, वहां कोई देखने वाला नहीं होगा, या दिल्ली चल के कुछ देख लेंगे। ऐसा क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे, स्वाभाविक है, ऐसे बच्चे होते हैं। लेकिन आप में से कुछ ऐसे होंगे जो बहुत आग लेके आए होंगे कि यार मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं, आईएएस तो बनना ही बनना है। ऐसे कितने लोग हाथ खड़ा करें? हाँ, तो आईएएस बनने की संभावना आप लोगों में ज्यादा है जिनके अंदर ऐसा एक मोटिवेशन की आग इस तरह की है कि हाँ बनना है।
क्योंकि लंबा एग्जाम है ना, ये बहुत आसानी से नहीं होता है। इसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड तो रहना ही पड़ता है, उसके बिना तो कोई चारा है ही नहीं। लेकिन अब आप जो लोग हैं उनके साथ क्या होता होगा, अब मैं उस पर आ रहा हूं। आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनके मन में अचानक शाम को आता हो, उसे देख लिया सीन, कोई आईएएस बना है, गली से निकला, खूब लोग ढिंडोरा मतलब डांस कर रहे हैं उसके आगे पीछे, भैया 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 दीदी दीदी कर रहे हैं। आप साथ से निकले, किसी ने धक्का दे दिया आपको, और आपको लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। तो इनको देखो मिला लगा हुआ इनके आसपास, तो किससे पूछा आपने क्या मिला है भाई, किससे बताया कि आईपीएस बने इस बार, आईपीएस। अब तो लगा अच्छा तो हम भी बनेंगे अब तो, अगर आईपीएस बनने से इतना सम्मान मिलता है तो हम भी बनेंगे। ये एक मोटिव आपको मिल गया, एक ड्राइव आपको मिल गई। कभी कभी क्या होता है कि आप के पेरेंट्स ने कहा बेटा एक झूठा मुकदमा दायर कर दिया पड़ोस के आदमी ने, और तेरा भी नाम लिखवा दिया उसमें, कचहरी में आना है। आप वहां गए, आप कह रहे हैं कि सर मैं दिल्ली में था उस समय और मेरे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया, पुलिस वाले ने झापड़ मार दिया कि तेरे जैसे रोज आते 36 यहां पर। फिर आपने यूं नजर उठा के देखा उसको, आपने कहा बस 2 साल और देख ले भाई, फिर आ रहा हूं, फिर दिखाऊंगा तेरे को मैं क्या चीज हूं। अपनी भाषा में मैं क्या चीज हूं तब तो दिखाऊंगा। एक ड्राइव मिल गई, मोटिव मिल गया है कि आईपीएस नहीं बनना है, इसको दिखाना है। लेकिन क्या होता है कि ऐसी चीजों से आपको ना 1 दिन 2 दिन 4 दिन 7 दिन तक जोश रहता है, बहुत जोश। वहां से लौटे हैं, रास्ते में ही आप चारे प्रीलिम्स मेंस हो जाए, रास्ते में ही, क्योंकि आपका मूड उस समय ऐसा होता है कि आईपीएस बनूंगा, एनकाउंटर करूंगा इसका, ऐसा मन में भाव आने लगता है। घर पहुंचे एकदम एकदम उस समय माथा गर्म है। दोस्तों ने कहा फिल्म की टिकट ली हुई है, चलोगे? आपने कहा पिट जाएगा इस समय, भाई यहां से फिल्म देखने हैं दिल्ली में, पढ़ाई करने के लिए आए हैं। तो सारे दोस्त अवाक कि ये बोल रहा है, और आपने सबको हटाया वहां से, रूम से निकाला, कागज पर निकाला, टाइम टेबल बनाया, 5 AM टू गेट अप, 5:15 to 8:45 स्टडीज, 8:45 to 9 ब्रेकफास्ट, 9 to 2 स्टडीज, 2 to 2:15 लंच, 2:15 to 3 स्टडीज, 3 o'clock क्लास, 5:30 पे क्लास खत्म, 5:30 से 6 तक दो चार बातचीत, फिर घर आना, 6 to नाइट 2 स्टडीज, या 12 बजे, और 12 बजे सोना है, 5 बजे उठ जाना है। और फिर देखा, काउंट किया, दिन के 16 घंटे हो गए। अरे बोला ठीक है, पहले हफ्ते में नहीं हो रहे थे, अब तो दिन में होने लग गए इतने। अच्छी फीलिंग आ रही है, फीलिंग बड़ी अच्छी आ रही है। और उसके बाद एक दोस्त आए कि भाई सब ठीक तो है? ठीक भी नहीं, कल से यहाँ तपस्या होगी, कल से नहीं आज से होगी, आज ही रात से शुरू होगा, डिनर के बाद से शेड्यूल शुरू होगा, और तेरा भाई आईएएस बनेगा, पहले अटेम्प्ट में इसी साल बनेगा। कुछ दोस्त दबाव में आ जाते हैं, कुछ को आइडिया होता है, तो फिर आप पढ़ना शुरू करते हैं। आमतौर पर 6-8 घंटे में मामला सेट हो जाता है, कभी कभी 1-2 दिन चल जाता है। अगर ज्यादा गंभीर चोट लगी हो दिल पे तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन चलता है, फिर आप समझ जाते हैं कि आपकी बस की बात है नहीं, और फिर आप चौथे दिन वैसे ही वापस हो जाते हैं जैसे आप मूल रूप में थे। ये जो चीज है इसको बोलते हैं कि आग तो बहुत अंदर है, लेकिन आग लगी हुई है पूरे जोर से, फुल वॉल्यूम पे आग लगी हुई है। और अगर फुल वॉल्यूम पे आग लगी है तो दूर तक चलेगी नहीं, जल्दी गैस खत्म हो जाएगी। इसे यूं समझे, कभी आपको गुस्सा आता हो, बहुत तेज गुस्सा, कभी तो आता ही होगा। अगर गुस्सा बहुत तेज आया है तो कितने समय तक चलेगा?
आप बहुत लंबे समय तक बहुत तेज गुस्सा नहीं कर सकते। बहुत तेज गुस्सा कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट खत्म हो जाएगा, और उस सेकंड या मिनट में कुछ ऐसा कर देंगे जिसका असर जिंदगी भर रहेगा। किसी को ऐसा बोल दें और उस समय कोई दोस्त आ गया आपके पास कि यार 200 रुपये मिल जाएंगे, और आप चरम गुस्से में हैं, अब मैं भिखारी है क्या, जब देखो पैसे मिल जाएंगे भिखारी कहेंगे भाग ऐसे। अब जो उसके दिल पे चोट लग गई है ना, अब जिंदगी भर वो नॉर्मल नहीं हो पाएगा आपके साथ। इसलिए गुस्से को कंट्रोल करना इमोशनल इंटेलिजेंस से बहुत जरूरी है। यूपीएससी ने सवाल पूछा, गुस्से पर पूछा सवाल यूपीएससी ने। अगर गुस्सा आपको कंट्रोल करता है तो कुछ ना कुछ ऐसा आप कर बैठेंगे जो जिंदगी भर नुकसान करेगा। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस कहती है, मैं भी क्लास में समझाता हूं कि जब गुस्सा आए ना तो गुस्से से बात करो कि भैया मैं तेरे चाहने से गुस्सा नहीं होऊंगा, अपने चाहने से होऊंगा। कितना गुस्सा करना है, कब करना है, कहां एक्सप्रेस करना है, मैं तय करूंगा, गुस्सा तय नहीं करेगा, या कोई दूसरा व्यक्ति जो गुस्सा दिला रहा है वो तय नहीं करेगा। इतना कंट्रोल सीखना है हमें। परसिस्टेंस का मतलब है कि ऐसी आग नहीं चाहिए जो रात को लगी सुबह तक बुझ गई, वो आग नहीं चाहिए। एक निरंतर चलने वाली आग चाहिए, जिसको बोलते हैं धीमी आंच पे जो खाना पकता है ना, उसका स्वाद अलग होता है। धीमी आंच चाहिए, लगातार जलने वाली आंच चाहिए। 2 साल तक लगातार आपके मन में यह भाव रह सके कि भाई 10 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे, मतलब मेरे ख्याल से अगर आप क्लास के साथ 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कि भाई आज 9 घंटे पढ़ाई नहीं हुई, और अगर 9 घंटे पढ़ाई नहीं हुई तो ये गलत हो गया, और आज 1 घंटा कम पढ़ा हूं, कल 1 घंटा ज्यादा पढ़ूंगा, हिसाब बराबर करना होगा। और ये आग 2 घंटे 4 घंटे नहीं, लगातार लगी रहे, इसको बोलते हैं परसिस्टेंस, इसको बोलते हैं परजीवियरेंस। परजीवियरेंस थोड़ा सा और गंभीर बात होती है, इसमें दृढ़ता शामिल हो जाती है, मजबूत इच्छा शक्ति शामिल हो जाती है। पेशेंस का मतलब है कि बहुत लंबे समय बाद शायद सफल होंगे, लेकिन उतने समय तक पेशेंस बना के रखनी है, धैर्य बना के रखना है। ये तुरंत मिलने वाले फल नहीं है, लो हैंगिंग फ्रूट्स नहीं है कि फल नीचे टंगे हुए हैं उसलिए खा लिया, ऐसा नहीं। बहुत ऊंचे टंगे हुए फल हैं, समय लगता है। ये वो वृक्ष है कि 3-4 साल तक पानी देते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, उसके बाद अचानक तना बड़ा होगा। कबीरदास ने कितनी बढ़िया बात कही कि हड़बड़ी में मत सोचना कि तुरंत चीजें मिल जाएंगी। वो कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हे मेरे मन, धीरे धीरे सब कुछ होता है। माली 100 घड़े पानी की सिंचाई करता है, तब जाने के बाद जब ऋतु आती है तब फल निकलते हैं। ऋतु आने से पहले फल नहीं निकलेंगे। और यदि 1.5, 2 साल, 2.5 साल की तैयारी गंभीर करनी पड़ती है तो उतनी पेशेंस चाहिए। ये नहीं कि मरने पानी डाला फिर दिखाया कि नहीं आया, फिर निकला ही नहीं यार, पानी सुबह डाल दिया था। सूरदास ने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी, बहुत ही प्यारी कविता है। भगवान कृष्ण को आप जानते हैं, जब वो छोटे बच्चे बहुत नटखट हैं, उनकी माँ बड़ी परेशान रहती है इस बात से। सारी मम्मियां परेशान रहती हैं तो उनकी मम्मी परेशान रहती थी। तो यशोदा मैया के सामने संकट ये है कि बच्चा दूध नहीं पी रहा, और बच्चे ऐसे ही चंट होते हैं, आपको पता है। उनसे बोलो दूध पी रहे तो मुंह बनाते हैं अजीब सा, कैंपा कोला देखते ही लपलपाने लगते हैं अजीब, लेकिन दूध देखते उनका मन खराब होने लगता है। तो माताएं बच्चों को दूध पिलाने के लिए कुछ कुछ झूठ बोल देती हैं कि दूध पीने से तुम हट्टे कट्टे हो जाओगे, तो दूध पीने से तुम बड़े हो जाओगे, दूध पीने से तुम्हारी मूछें आ जाएंगी, दूध पीने से ये हो जाएगा। तो बच्चा इसी ताक में दूध पीता है कि कुछ बड़ा हो जाएगा। तो एक बार कृष्ण दोस्तों के साथ खेल रहे थे, सबकी चोटी थी, इनकी चोटी नहीं थी। तो कृष्ण ने मम्मी से कहा मेरी चोटी नहीं है। तो ये मम्मी को लगा ठीक मौका है। मम्मी ने कहा दूध ही नहीं पीता, चोटी कैसे बढ़ेगी। मम्मी ऐसे ही करती है, इसी बहाने बच्चे को कुछ अच्छा सिखा देती है। तो कृष्ण ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो दूध पीऊंगा मैं। तो मम्मी ने गिलास भर के दूध दिया, दूध पी लिया। अब बच्चा तो बच्चा है, गिलास भर दूध पिया, उसके बाहर जाके चोटी नपवा रहा है अपनी। देखो भाई नापो, नहीं बढ़ी। 1-2 दिन हो गए, फिर माँ के पास गया। तब कृष्ण माँ से क्या कह रहे हैं
मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कि मां चोटी कब बड़ी होगी। कितनी बार मोहि दूध पियत भाई, यह अजहू है छोटी। कितनी बार मैंने दूध पी लिया तुम्हारे चक्कर में ये अभी भी छोटी की छोटी। तो अगर आप वैसे व्यक्ति हैं कि आज मैंने 8 घंटे पढ़ा, फिल्म हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे मत कीजिएगा। ये कौन से वाला मामला है? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसको अपना मूल मंत्र बना लीजिए। मैं तो कभी कभी व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस में इसी को ले देता हूं, क्योंकि मुझे जीवन में जिन 8-10 कविताओं ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया उनमें से एक ये है कि हड़बड़ी नहीं करनी है, और जो आप जिसके आप हकदार हैं मिल ही जाएगा, बस थोड़ा सा तपस्या तो कर लीजिए ठीक तरीके से, क्यों नहीं मिलेगा। और जब मैं इस मामले में सोचता हूं तो मुझे सबसे प्रभावशाली व्यक्ति इस दुनिया में लगते हैं महात्मा गांधी। सबसे प्रभावशाली। सोच के देखिए उनका जीवन। भगवान राम की जिंदगी देखेंगे, वनवास वाली पूरी कहानी, तो वो भी आपको ऐसा नजर आएगा। और महात्मा गांधी के साथ भी देखिए। 1915 के आसपास वो व्यक्ति सफल होकर, ब्रिटेन से पढ़ा हुआ है, बैरिस्टर है, साउथ अफ्रीका में एक मूवमेंट किया, वहां सफल हो गए। अब तो पढ़ चुके आदमी भारत में, भारत में आ गया है। वहां सफलता का स्वाद भी उनको लगा हुआ है। उनको भरोसा है कि यहां कुछ हो जाएगा। उम्र उनकी उस समय 45 साल के आसपास है, यानी व्यक्ति मैच्योर भी है। ऐसा नहीं कि वो बचपना कर रहा है, एक मैच्योर एज में भारत पहुंचे। और उनका तरीका बड़ा ठीक है, जो भी राहुल गांधी हासिल करते हुए दिख रहे हैं, कि भारत के लिए कुछ करने से पहले भारत को जानना जरूरी है। तो पूरे भारत को पहले समझा उन्होंने, यात्राएं की, देखा, फिर 2-3 छोटे छोटे मूवमेंट्स किए, चंपारण वगैरह किया, एक जिसको बोलेंगे नेट प्रैक्टिस भी कर ली कि अब मैं इस समाज के मिजाज को समझ पा रहा हूं, अब कुछ बड़ा करेंगे। और वहां से खिलाफत को अगर न भी केंद्र में रखें, असहयोग आंदोलन हम कह सकते हैं कि बड़ा एक उनका प्रयास है। और उनके मन में ऐसा महसूस उनको हो गया है कि बहुत मुश्किल नहीं है। अंग्रेज सत्ता इसलिए चल पा रही है क्योंकि भारतीयों का मौन सहयोग मिला हुआ है। अगर सहयोग नहीं मिलेगा तो कहां से चलेंगे? तो असहयोग करते हैं। और उनके मन में है कि अगर ठीक से असहयोग कर दिया तो 1-8 साल होते होते शायद चीजें पलट जाएंगी। जो व्यक्ति 1918-19 में इस भाव में है, उसने एक आंदोलन किया बड़ा। उस आंदोलन में कुछ चीजें ऐसी हो गई जो एक हत्याकांड हम बोलते हैं, चोरी चोरा वाला, वो हुआ। आंदोलन वापस लिया। जनता का मिजाज नहीं समझ में आ रहा उतना, लोग गुस्सा हो जाते हैं बार बार, अहिंसा छूटती है। और उनकी धारणा है कि अहिंसा के बिना आंदोलन चल नहीं पाएगा। फिर 10 साल की पेशेंस, और उसके बाद 1929-30 में फिर एक बड़ा आंदोलन, फिर फेलियर, फिर 12 साल की लंबी प्रतीक्षा, उसके बाद फिर एक बड़ा आंदोलन 1942 में, उसके बाद भी सफलता नहीं। और उसके बाद दुनिया भर की परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ यहाँ की स्थितियों का बदलना, और 47 में आजादी मिलना, वो भी वैसे नहीं मिलना जैसे चाह रहे थे। आप समझ रहे हैं, आप तो 2-2.5 साल के स्ट्रगल को लेकर परेशान हैं। ये आदमी 1915 से 1947 तक 32 साल तक स्ट्रगल कर रहा है, और अकेले नहीं कर रहा है। आपको तो अकेले करनी है, इसको पूरे देश को साथ लेके चलना है, देश से स्ट्रगल करवानी है। कितनी बार जब हारते होंगे, एक आंदोलन फेल होता होगा, कितनी गालियां पड़ती होंगी, अपने ऊपर सवाल खड़े होते होंगे मन में कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हमारा तो एक प्रीलिम्स बिगड़ जाता है, हमें लगता है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इन्हें तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब बिगड़ता था बार बार। और उसी प्रोसेस में उनके अपने बच्चे उनके कंट्रोल से बाहर निकल गए। उनका एक बेटा हिंदू धर्म छोड़ देता है। इन सारी चीजों को मैनेज करते हुए ये आदमी लगातार एक भरोसा खुद पे बनाए रखते हुए, सब पे बनाए रखते हुए अगर यहां तक पहुंचता है। इसलिए महात्मा गांधी में इमोशनल इंटेलिजेंस तो कमाल की थी ही। मेरे ख्याल से जो चीज उनको सबसे बड़ा बनाती है वो है परसिवियरेंस। और इसका सरल मतलब क्या है? उद्देश्य आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा। जितना भी समय लगे, जितनी भी ऊर्जा लगे,
जितनी भी थकान हो, जितनी बार हारना पड़े बीच में, जितनी बार गिरूंगा फिर उठ खड़ा होऊंगा और अपने पूरे मजबूत इरादे के साथ उस तरफ बढ़ता रहूंगा, और अंत में क्यों सफल नहीं होऊंगा भाई, क्यों नहीं होऊंगा सफल। ये तेवर चाहिए। और आपसे मैं कह रहा हूं 2 साल की लड़ाई है, बीच बीच में ऐसे क्षण आएंगे जिस दिन ऐसा हो ना कि एक दिन नहीं पढ़ पाए, उसकी भरपाई अगले दिन हो जानी चाहिए। हाँ, आप लोग जिस उम्र में है ठीक है, महीने में 30 दिन में 3-4 दिन ऐसे आएंगे कि आप नहीं पढ़ पाएंगे, सामान्य बात है। कभी घर जाना पड़ गया, कभी घर से कोई आ गया, कभी किसी दोस्त की तबीयत खराब हो गई। पत्थर मत बन जाना कि दोस्त की तबीयत खराब है कि यार मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, आप कह रहे मेरे 3 घंटे बचे पढ़ने में, पढ़ा रहे आराम से। ऐसी पढ़ाई काम की नहीं है, उस दिन छोड़ दो पढ़ाई। महीने में 3-4-5 दिन ऐसे आएंगे जब पढ़ाई नहीं हो पाएगी, गोली मारो उस दिन। 25 दिन 10-10 घंटे पढ़ लीजिए, 250 घंटे हो गए, पूरे महीने की एवरेज से निकालेंगे तो 8 घंटे की एवरेज आ जाएगी। या 25 दिन 12 घंटे पढ़िए, 300 हो गए, 10 घंटे की एवरेज हो गई महीने की। आप मान के चलिए कि महीने में 25 दिन ही अंततः आपके हाथ में है, 3-4-5 दिन तो हाथ से निकल ही जाएंगे। पत्थर मत बन जाना उस चक्कर में कि माँ कह रही है कि बेटा बहुत दिन से मिले नहीं, एक दिन के लिए आ जा। आप कह रहे हैं माँ सर ने कहा था रोज 10 घंटे, माँ 3 दिन आऊंगा, 30 घंटे जोड़ के करना पड़ेगा, पूरा महीना निकल जाएगा। तो माँ समझ लो कि मैं भगवान राम की तरह वनवास पे हूं, डिस्टर्ब मत करो माँ, एकदम डिस्टर्ब मत करो, आप बहुत परेशान करती हो माँ। उधर से माँ की आंख से आंसू बह रहे हैं। ये ड्रामा मत करना, है ना। सफलता थोड़ी सी लेट मिले ठीक है, सबके साथ मिले ये जरूरी है। सबका दिल दुखा के मिले उसकी कोई कीमत नहीं है। बाद में आप खुद समझेंगे कि कुछ बचेगा ही नहीं, आईएएस बन जाएंगे, उससे कोई पूछेगा ही नहीं, बस सारे वही पूछेंगे जो आपकी ताकत से डरते हैं कि आईएएस से सब सलाम ठोकेंगे। मन में क्या आवाज आ रही है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा है। अगर सलाम ठोकते हुए मन कर रहा है इसके लिए मैं जान दे सकता हूं तो मजा है। और यह है कि बेटा कुर्सी से उतर एक बार, तब बताऊंगा। सलाम तो मिल रहा है लेकिन वैल्यू नहीं है उसकी। अंतिम बात जो आजकल एक नया शब्द चल पड़ा है, हो सके तो इस पर अभी से थोड़ा सा सोचना शुरू कर दीजिए, और ना हो तो आईएएस बनने के बाद सोच लीजिएगा। इसके लिए बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी कोशिएंट। आजकल स्कूल वगैरह में इसको सिखाने की परंपरा शुरू हुई है, बहुत सारे स्कूल्स में आजकल इसकी बात होती है। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे पूजा पाठ करने के लिए कह रहा हूं कि आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। स्पिरिचुअल होने का बहुत सरल सा मतलब पता है क्या है? 2 चीजों से कनेक्टेड रहना, एक अपने आप से और एक संसार से। कनेक्शन 2 चीजों के साथ रखना है तो फिर तैयारी क्या और जीवन क्या सब चीजें बेहतर हो जाएंगी। एक सेल्फ के साथ और एक इस दुनिया के साथ कैसे रखना है। कई बार क्या होता है कि हम चकाचौंध में ना अपने आप को भूल जाते हैं, खुद से ही बात नहीं कर पाते। और जितना जरूरी है दूसरों से बात करना, उतना ही जरूरी है खुद से बात करना। तो दिन में 10-15 मिनट ना अपने लिए रखना है, जिसको आजकल लोग मी टाइम कहने लग गए हैं। खुद से बात करनी, जहां में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। खुद से मुलाकात करनी है। खुद से मुलाकात करने के 2-3 तरीके अच्छे होते हैं। जो तरीका मुझे पसंद है, अकेले सैर पे निकल जाइए, और सैर पे झुंड साथ लेके मत चलिए। नेताजी नहीं बनना है कि आप निकले पीछे 5 फॉलोवर्स आ रहे, भैया भैया भैया, आपको मजा आ रहा है, सब भैया बोल रहे हैं, सब दीदी बोल रहे हैं। ये ड्रामा नहीं करना है। अकेले, और अकेले आजकल की पीढ़ी में क्या अकेले चलते हैं, फोन यह है 2 कान में टोपे लगाए और उसके अंदर गाने चल रहे हैं। वो नहीं, वो तो शोर आपके साथ चल रहा है ना, वो शोर नहीं चाहिए। कुछ नहीं लेके चल रहा है। मोबाइल फोन है भी तो उसको यूज नहीं करना है, रखिए सिक्योरिटी के लिए, कहीं कुछ दिक्कत हो जाए। अकेले टहलते रहिए 15 मिनट, आधा घंटा, फिजिकली फिट रहेंगे तो। और आप पाएंगे जब आप अकेले टहलेंगे बहुत सारे विचार आने लगेंगे, आत्ममंथन होगा, इंट्रोस्पेक्शन होगा। बेशक इतना ही हो कि कल मैंने जितनी पढ़ाई की काफी थी या नहीं थी, और क्या पढ़ सकता था, या ये जो मुद्दा चल रहा है उस पर क्या क्या आर्गुमेंट्स मैं सोच पा रहा हूँ। एक आर्गुमेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और विपक्ष में ये सोच पा रहा हूँ कुछ और भी होना चाहिए।
घर जाके देखता हूं। या फिर ये कि कल मैंने जिस तरीके से उससे बात की वो शायद ठीक नहीं की, और इतना भी क्या अहंकार, गलती हो गई तो माफी मांग लेता हूं। बोलना खराब लगता है, मैसेज कर देता हूं, खट से फोन निकाला, उसको मैसेज किया, भाई कल मैंने शायद गलत बोल दिया, माफी चाहता हूं। और जब आप माफी मांगेंगे ना, आप पाएंगे कि आपका दिल इतना हल्का हो जाएगा उसके बाद, और जिससे माफी मांगी है उसका भी दिल हल्का हो जाएगा, और वो कायदे का इंसान होगा, तुरंत माफ करेगा और भाग के आएगा आपके पास, क्योंकि वो भी बोझ क्यों रखना चाहेगा दिल पे भाई। एक छोटी सी बात में, दुनिया की अधिकांश झंझट सिर्फ इसलिए है कि जिसको गलती मान लेनी चाहिए गलती मानता नहीं है। मान लो छोटी सी गलती अगर हुई है ईमानदारी से, तो मान लो, क्या दिक्कत है। अपने आप को बहुत तोप नहीं समझना है कि जहां हम खड़े होते हैं वहां से लाइन शुरू होती है। क्यों होती है? तुम रेलवे के गार्ड हो क्या? तुम मतलब पुलिस वाले हो जो लाइन शुरू होती है वहां से? क्यों शुरू होगी भाई? हम लाइन के बीच में खड़े हैं, हमसे आगे भी हैं, हमसे पीछे भी हैं, हम बीच में हैं। और सच बात तो ये कि हम सब बीच में ही हैं। आप कितने भी सफल हो जाएं, इस दुनिया में कुछ लोग आपसे आगे ही रहेंगे, कितना भी जोर लगा लीजिए। आप उद्यमी बने और आप सोचे कि मैं जेफ बेजोस को हराऊंगा, मैं एलोन मस्क को हराऊंगा, हो सकता है ऐसा कर लें 2-4-5 दिनों के लिए, फिर कोई ना कोई आगे निकल जाएगा। उसमें तो वही हाल होता है, हर 4 दिन में कोई आगे निकल जाता है। कितने ताकतवर हो जाएंगे, मतलब जितने भी ताकतवर होंगे, आप देश के पीएम बन जाएंगे, पर पूरी दुनिया तो आपके कंट्रोल में नहीं आ जाएगी ना। उसके बाद भी कोई आपसे ताकतवर होगा ही होगा। और आप कितने भी कमजोर हो, आपसे कमजोर बहुत लोग दुनिया में रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि दुनिया एक सातत्य है, कॉन्टिन्यूम है, जिसका एक हिस्सा आप हैं। हम समुद्र की बूंद की तरह हैं, हम समुद्र नहीं हैं। और जब हम खुद को बहुत बड़ी तोप समझते हैं ना, हमें लगता है कि मतलब मैं तो बारूद हूं, जलूंगा तो पता नहीं क्या कर दूंगा। कुछ नहीं होता। इस इतने बड़े ब्रह्मांड में सच बात यह है कि हमारी हैसियत है नहीं कुछ भी, धूल के कण के बराबर है। हाँ, एक जीवन है, उस जीवन को अच्छे से गुजारना चाहिए। और जीवन को अच्छे से गुजारने में 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते रहना है, और यदि मैं कहीं गलत हूं तो उस गलती का परिष्करण होना चाहिए, ईमानदारी से स्वीकार लेना चाहिए कि हाँ गलती हुई, इसे ठीक करूंगा। अगर अकेले सैर ना हो पाए, डायरी लिखिए, डायरी बड़ा अच्छा तरीका है। तो डायरी में ईमानदारी से अपनी कमियां लिखिए। और दूसरी चीज, इस पूरे संसार के साथ एक लिंक अपना महसूस कीजिए। ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर से कर लीजिए, ईश्वर को नहीं मानते हैं या किसी और धारणा को मानते हैं उससे कर लीजिए, नहीं तो पूरी सृष्टि से, पूरी प्रकृति से, पूरे ब्रह्मांड से। ये कनेक्शन कैसे होता है? हमेशा ये ना लगे कि ये मैं हूं, ये वो है, ये फील हो कि इस पूरे संसार का एक हिस्सा मैं भी हूं, और यहां कुछ भी बुरा है तो उसमें मेरी भी हिस्सेदारी है। मसलन आप सड़क पे जा रहे हैं, एक बच्चा किसी पशु को पत्थर मार रहा है। आप सोच सकते हैं कि मुझे क्या मतलब है, मैनू की। पर आप ये भी सोच सकते हैं कि आप उस बच्चे को समझाएं कि बिना बात के क्यों परेशान कर रहे हो उसको, क्या जरूरत है परेशान करने की। वो पशु थैंक यू बोलने नहीं आ सकता, उसको समझ भी नहीं आएगा कि आपने क्या किया उसके लिए। और थैंक यू या एहसान किया, इसके शुक्रिया के लालच में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू है भी नहीं। कुछ अच्छा करने की वैल्यू तभी है जब आप इस भाव से नहीं करते कि इसका जवाब क्या मिलेगा, प्रतिक्रिया में क्या मिलेगा। छोटी सी बात आप कहते कि बेटा उसको भी दर्द होता है, क्यों परेशान कर रहे हो, तुम्हें कोई मारे कैसा लगेगा, मत मारो। इस पूरे संसार के हर प्राणी के साथ एक हल्का सा कनेक्शन महसूस करना, और आप पाएंगे जैसे ही आपको ये होने लगेगा ना, जिंदगी के बोझ बहुत कम हो जाएंगे। और आप पाएंगे कि भाई एक संसार है, मैं उसमें हूं, मैं अपनी भूमिका निभा रहा हूं, ईमानदारी से निभाऊंगा, सफल होने की हर पुरजोर कोशिश करूंगा। लेकिन ये ब्रह्मांड सिर्फ मैं नहीं हूं, लाखों करोड़ों लोग हैं, सबकी अपनी कहानी है, अपनी जिंदगियां हैं। और जब इस माइंडसेट से जिएंगे तो सफलताएं आपको जमीन से उठा नहीं देंगी,
विफलताएं आपके जमीन, नीचे की जमीन को खींच नहीं लेंगे, पैर टिके रहेंगे जमीन पर, सफलता में भी और विफलता में पैर उखड़ेंगे नहीं। और आप देखेंगे सफल से सफल व्यक्ति अगर अहंकारी हो, आपके मन में विरोध का भाव आता है, उसको लेकर वैपरीत्य का भाव आता है, नाराजगी का भाव, हिकारत का भाव आता है। मजा तब है जब आप बेहद सफल हो और उतने ही विनम्र हो, उतने ही ग्राउंडेड हो, उतने ही जमीन पर हो। और जमीन पर तभी रहेंगे जब आपको ये एहसास हो कि जितना अच्छा मैं हूं, मुझसे अच्छे अच्छे हजारों लोग इस दुनिया में हैं और ये दुनिया सिर्फ मेरे बलबूते नहीं चलती है, बहुत लोग हैं, सबके योगदान से चलती है, मैं तो उनमें से एक हूं। चलिए, प्रवचन तो समाप्त हो गया, मैं फिर से कभी आ जाऊंगा। आज मैं निकल रहा हूं, मुझे निकलने दीजिए आराम से, ठीक है? कभी भी आ जाऊंगा। चलिए, धन्यवाद बहुत।